बुजुर्ग और बीमार लोगों के वैक्सीनेशन की तैयारी, केंद्र ने राज्यों को दिए निर्देश। मार्च से शुरू हो सकता है टीकाकरण। पुडुचेरी में सीएम नारायणसामी ने विश्वास मत खोने के बाद इस्तीफा दिया। कहा, केंद्र ने हमारे साथ धोखा किया। सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ अभियान चलाएगी सीपीआईएम। बैठक कर तय की रणनीति। छोटी बहू की बड़ी जीत, बिग बॉस सीजन 14 की विनर बनी रूबीना। शिमला जल प्रबंधन निगम के पास नहीं है 3500 कनेक्शन की जानकारी साझा करने की शहरवासियों से की अपील। और फिर सताएगा मौसम, 22 से 23 को ओलावृष्टि, 26 से 28 फरवरी को बर्फबारी का पूर्वानुमान। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीव टाइम्स न्यूज चैनल में। मैं हूं आपके साथ हेमराज चौहान। अब खबरें विस्तार से। हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स के बाद अब आम जनता को कोरोना वैक्सीन लगाने की तैयारी हो रही है। अगले महीने यानी 1 मार्च से 50 साल से अधिक उम्र के लोगों के साथ साथ बीमार लोगों को टीकाकरण हो सकता है। इस संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है। इस पत्र में ये कहा गया है कि राज्य सभी प्रकार के स्वास्थ्य केंद्रों में व्यापक पैमाने पर टीकाकरण की तैयारियां करें, क्योंकि मार्च में 50 साल से अधिक और बीमार लोगों का वैक्सीनेशन शुरू किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने पत्र में राज्यों से कहा है कि वे 1 मार्च से सभी स्वास्थ्य केंद्रों में टीकाकरण की तैयारी शुरू करें। इनमें अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर उप केंद्र तक शामिल किए गए हैं। टीकाकरण के लिए इन केंद्रों में आवश्यक कोल्ड चेन तैयार करने और ये सुनिश्चित करने को कहा गया है कि सप्ताह में कम से कम 4 दिन कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जाए और 1 मार्च से ये विस्तारित स्वरूप में हो। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुख्य सचिवों को कहा गया है कि स्वास्थ्य अधिकारियों को इस बारे में दिशा निर्देश जारी किए जाएं। विभाग ने कहा कि 16 जनवरी से टीकाकरण शुरू हुआ था और 18 फरवरी को 1 करोड़ आंकड़ा पार कर गया है। हालांकि काफी संख्या में स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता अभी तक टीका नहीं लगा पाए हैं, इसलिए ये भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसे सभी लोगों को टीका लगाया जाए। गौरतलब है कि देश में 50 साल से अधिक उम्र के और बीमार व्यक्तियों की संख्या करीब 27 करोड़ के करीब होने का अनुमान है। वहीं केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। इन राज्यों में पिछले कुछ दिनों में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या में अचानक तेजी देखने को मिली है। इससे सबसे बड़ी वजह लोगों द्वारा बरती जा रही लापरवाही भी है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार गिर गई। मुख्यमंत्री वी नारायणसामी सोमवार को बहुमत साबित नहीं कर सके और अपने विधायकों के साथ सदन से वॉकआउट कर दिया। उन्होंने उपराज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया। विधानसभा के विशेष सत्र में उन्होंने कहा कि किरण बेदी और केंद्र सरकार ने विपक्ष के साथ मिलकर सरकार गिराने की कोशिश की है। अगर हमारे विधायक हमारे साथ होते तो हमारी सरकार अगले 5 साल तक चलती। पुडुचेरी में कांग्रेस सरकार का गिरना लगभग तय ही माना जा रहा था। वहीं नारायणस्वामी ने कहा, हमने द्रमुक और निर्दलीय विधायकों के समर्थन से सरकार बनाई थी। इसके बाद हमने कई चुनाव देखे, सभी उपचुनाव में हमने जीत दर्ज की। एक बात साफ हो चुकी है कि पुडुचेरी के लोगों को हम पर भरोसा है। हाल ही में कांग्रेस के 4 विधायकों के इस्तीफे के बाद सरकार पर संकट के बादल गहरा गए थे। इसके बाद उपराज्यपाल टी सौंदरराजन ने सरकार को बहुमत साबित करने को कहा था। फ्लोर टेस्ट से एक दिन पहले ही रविवार को कांग्रेस और गठबंधन में शामिल डीएमके के एक विधायक ने और इस्तीफा दे दिया। इसके बाद नारायणस्वामी सरकार अल्पमत में आ गई है। केंद्र और राज्य सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की ओर से 28 फरवरी तक अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही 1 मार्च को शिमला शहर और ब्लॉक स्तर पर भी आंदोलन चलाने की योजना है। शिमला में आयोजित पार्टी बैठक में इस आंदोलन को लेकर रणनीति तैयार की गई। सीपीआईएम केंद्र व राज्य सरकार की बेरोजगारी व महंगाई बढ़ाने वाली नीतियों, 3 कृषि कानूनों व अन्य जन विरोधी नीतियों के खिलाफ 28 फरवरी 2021 तक अभियान चलाएगी। 1 मार्च 2021 को शिमला शहर व सभी ब्लॉकों पर आंदोलन किया जाएगा। बैठक में निर्णय लिया गया कि सीपीआईएम 9 मार्च 2021 को आंगनवाड़ी और 17 मार्च को सीटू द्वारा अपनी मांगों को लेकर विधानसभा चलो के आह्वान का भी समर्थन करेगी। 15 मार्च को हिमाचल किसान सभा द्वारा 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने व सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने को लेकर किए जा रहे आंदोलन का भी सीपीआईएम द्वारा समर्थन किया जाएगा। सीपीआईएम की जिला कमेटी शिमला की
बैठक हुई है और उसमें बड़े विस्तार से जो चर्चा हुई है, विशेष रूप से जो अभी पंचायत का चुनाव हुआ है उसमें जिस प्रकार से लोगों ने जो है भाजपा को इस चुनाव में जो है बहुत कम मैंडेट दिया है। बेशक भाजपा ने खरीद फरोख्त करके जो है प्रयास जो किया है कि वो जिला परिषद और उस पर जो है क्या नाम बीडीसी पे कब्जा करे, परंतु अगर सही मायने में ये मैंडेट देखें तो जो है वो मैंडेट उसके भाजपा के खिलाफ है। दूसरा जो आज जनता के मुद्दे जो उभर कर आए हैं, जिसमें मुख्यतः ये जो किसान का आंदोलन है, हमारी पार्टी की मीटिंग में आज चर्चा हुई है कि ये जो 3 कृषि कानून मोदी की सरकार लेकर आई है, जिसको लेकर जो है एक बड़ा आंदोलन पूरे देश के स्तर पर हो रहा है, और ये जो दिल्ली के अंदर किसान आंदोलन हो रहा है, हमारी पार्टी भी इसका समर्थन करती है। और आने वाले समय में जो है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा हमला जो है प्रदेश की जो कृषि और बागवानी है उस पर भी ये होगा, क्योंकि ये पूरी तरह से जो तीनों कानून है ये कृषि और बागवानी को जो है कॉर्पोरेट के हाथ में सौंपने के कानून है। तो इससे जो है प्रदेश की जो मुख्य फसलें हैं, जिसमें सेब है, टमाटर है, लहसुन है, अदरक है, ये जो बेमौसमी सब्जियां हैं, गोभी है, और इसके अलावा जो मक्की बड़े क्षेत्र में पैदा होती है, एमएसपी के बावजूद जो है ये खरीद जो है सरकार उसको नहीं करती है। तो इसको लेकर भी जो है हमारे जो किसानों के आंदोलन है, हम उसका समर्थन करते हैं। ये जो केंद्र में भाजपा की सरकार है, राज्य में भाजपा की सरकार है, निरंतर जो है जनता के ऊपर आर्थिक बोझ डालने का काम करे। तो इसको लेकर जो है हमारी पार्टी इस फरवरी माह में जो है एक कैंपेन चलाएगी, और 1 मार्च को जो है पूरे ब्लॉक के स्तर पर जो है ये जो महंगाई बढ़ाने वाली नीतियां हैं, ये जो सेवाओं की दरों में वृद्धि और सेवाओं के निजीकरण की नीतियां हैं, इनके विरोध में जो है प्रदर्शन करेगी। और इसके साथ साथ जो है ये जो ट्रेड यूनियन का प्रदर्शन है 17 मार्च को, उसका समर्थन करती है। और इसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण मुद्दा यहां पर डिस्कस हुआ है, ये जो सरकार की नीति के चलते, खासतौर पे ये जो भाजपा की सरकार ये जो नई पेंशन स्कीम लेकर आई है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अंदर तो देश से पहले जो है ये मई 2003 में जब धूमल जी की सरकार थी, भाजपा की सरकार थी, तब लागू कर दिया था। और देश में जो स्वर्गीय हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे जनवरी में, तो हमारी पार्टी जो है इस एनपीएस ये जो नई पेंशन स्कीम है इसका विरोध करती है, और पुरानी पेंशन बहाली के लिए जो आंदोलन चलाया जाएगा उसका समर्थन करती है। और आने वाले समय में मजदूरों के, किसानों के जो मुद्दे हैं उनको जो है लेकर जो है एक आंदोलन जो है वो विकसित करने के लिए कार्य करेगी। हिमाचल की बेटी रुबीना ने एक बार फिर प्रदेश का नाम रोशन किया है। जिला शिमला के चौपाल की बेटी रुबीना दिलैक ने बिग बॉस सीजन 14 जीतकर मुंबई नगरी में एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम की। इससे पहले रुबीना छोटी बहू के किरदार में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुकी है। बिग बॉस के विनर का खिताब जीतने के बाद रुबीना ने अपने फैंस का धन्यवाद किया है। सबसे पहले I should come here and thank each one of you for your wonderful support, wonderful support. I mean, शब्द कम पड़ गए हैं मेरे पास बयां करने के लिए कि आप लोग मेरे लिए कितने ज़्यादा मायने रखते हैं। आप हैं तो मैं हूँ, और आपने मेरा ये सपना साकार कर दिया। Guys, this is the moment. ये है moment. The winner of Big Boss season 14 is करीब 4.5 महीने का सफर कर बिग बॉस 14 खत्म हो चुका है। तमाम उतार चढ़ाव और धक्का मुक्की के बाद हिमाचल की रुबीना दिलैक बिग बॉस 14 की विनर बन गई है। the winner of Big Boss season 14 is Rubina. हाथ इधर तक आएगा। सर समझ गई सर, समझ गई सर, प्लीज। रुबीना के साथ जो प्रतियोगी टॉप 5 में पहुंचे थे वे थे राहुल वैद्य, अली गोनी, निकी तंबोली और राखी सावंत। इन सबको मात देते हुए रुबीना ने बिग बॉस विनर का खिताब अपने नाम कर लिया है। इस ट्रॉफी के साथ साथ रुबीना ने 36 लाख की प्राइज मनी भी जीती है। फिनाले के दौरान उनके पति अभिनव शुक्ला भी वहां मौजूद थे। अभिनव और रुबीना की घर में एंट्री एक साथ हुई थी, लेकिन फिनाले से कुछ दिन पहले ही अभिनव घर से बाहर हो गए थे।
शो की शुरुआत 12 प्रतियोगियों से हुई थी। बाद में गौहर खान, सिद्धार्थ शुक्ला और हिना खान भी बतौर सुपर सीनियर्स घर में दाखिल हुए। रुबीना ने इन सबको मात देते हुए बिग बॉस की ट्रॉफी जीत ली है। Now, the winner of Big Boss Season 14 is Rubina Dalek. Thank you so much. I am out with my beautiful third eye. Thank you, thank you, thank you. ये एक spontaneous instant इंस्टा लाइव मेरे सभी फैंस के लिए, मेरे सभी फॉलोअर्स के लिए थैंक यू सो मच। आज आपके प्यार और आपके सहयोग की वजह से मैं बिग बॉस सीजन 14 की विनर बन गई। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब मैं आपसे स्पेशली अनाउंस करके लाइव आऊंगी, but this is a special mention to each one of you who has believed in me and who has showered so much of love, and special thanks to Colors, Big Boss team, Endemol। शब्द नहीं है मेरे पास व्याख्या करने की कि मैं कितनी खुश हूँ, मैं कितनी खुश हूँ। And I really thank each one of you from bottom of my heart for being there for me at every given point in time। आज मैं 143 days के बाद बाहर आई हूँ बिग बॉस के घर से। I'm a fan of my fans and this is for all my ardent followers and fans के आप लोगों ने मुझे इस सपने को हकीकत में बदलने की साहस और हिम्मत दिया है। शिमला जल प्रबंधन निगम राजधानी में 24 घंटे पानी देने का दावा करता रहा है, लेकिन हैरानी की बात है कि शिमला जल प्रबंधन निगम बनने के 3 साल बाद भी शहर में पानी के कनेक्शन तक नहीं ढूंढ पाया है। अभी भी लगभग 3,500 कनेक्शन की जानकारी जल प्रबंधन निगम के पास नहीं है। इससे भी बड़ी बात यह है कि पिछले कई वर्षों से ऐसे उपभोक्ताओं को बिल तक नहीं दिए गए। अब शिमला जल प्रबंधन निगम लाचार होकर लोगों से खुद कनेक्शन की जानकारी साझा करने की अपील कर रहा है। शिमला जल प्रबंधन निगम के एजीएम गोपाल कृष्ण के मुताबिक शिमला में 32,946 पानी के कनेक्शन है। इनमें से 13,676 कनेक्शन नहीं मिल रहे थे। अब 10,000 कनेक्शन ढूंढ लिए गए हैं, जबकि 3,500 के लगभग की पड़ताल चल रही है। इनमें से 685 बिल होटल के थे, जिनमें से 17 कनेक्शन का अभी पता नहीं चल पाया है। पहले सालाना नगर निगम को 22 करोड़ पानी के कनेक्शन से आता था, अब बढ़कर 28 करोड़ रुपए हो गया है, लेकिन इस बीच पानी के बिल भी बढ़े हैं। उनका कहना है कि अब 7,000 बायोमेट्रिक मीटर का टेंडर हुआ है और 500 मीटर मंगवा लिए गए हैं। 2 माह में मीटर लगाने का काम शुरू कर दिया जाएगा, जबकि 2022 तक 24 घंटे पानी शिमला के लोगों को मुहैया करवा दिया जाएगा। शिमला के 19,000 उपभोक्ताओं में से 15,000 को मासिक बिल दे दिया गया है। मेरा उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि हम लगभग 3500 कंज्यूमर्स का डाटा ढूंढ नहीं पा रहे हैं। उसके लिए जो कंज्यूमर को पिछले 1.5 साल 2 साल से बिल नहीं आया है, वो कृपया करके हमारे को संपर्क करें, ताकि हम अपना डाटा को भी ठीक कर सकें और उनको मासिक बिल भी दे सकें। और शिमला में लगभग 32,996 कनेक्शंस हैं, जिसमें से 30,000 कुछ कनेक्शन हम ढूंढ चुके हैं। लगभग 3,500 कनेक्शन हमें नहीं मिल रहे हैं। तो उसके लिए ये मेरा जो अपील है कि आप लोग आगे आएं और हमारी सहयोग करें। होटल्स में शुरू में हमारे पास डाटा था, वो 609 का था, पर जब हम ढूंढने निकले तो वो 685 मिले हैं और 666 उसमें ठीक पाए गए हैं। और बाकी 17 कनेक्शन जो जिसका डाटा हमारे पास नहीं है, उन होटल्स वालों से हम अपील करेंगे कि अगर उनके पास उसका कोई सैंक्शन लेटर है तो उसको लेके आएं, ताकि हम उनको रेगुलाइज कर सकें। ये जो बिलिंग है, ये मार्च 19 के बाद बिलिंग नहीं हुई है होटल वालों को, तो अब हम उनको बहुत जल्दी होटल वालों को बिलिंग देने जा रहे हैं। देखिए, जो अभी जिस कंट्रैक्टर को ये काम दिया गया था, पहले जो एवरेज पे बिल जा रहे थे, अब हमारा कंट्रैक्टर को आदेश था कि वो बिलिंग जो है मीटरिंग पे हो। तो जब हम मीटरिंग पे आए, वॉल्यूमेट्रिक पे आए, तो हमें पता लगा कि हमारे जो मीटर्स हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं। तो उस पर ही कार्य चल रहा है और बहुत जल्दी हम सबको मीटर्स प्रोवाइड करेंगे और बहुत जल्दी हम शिमला को 100% वॉल्यूमेट्रिक पे ले जाएंगे। और अब बात करते हैं मौसम की। हिमाचल प्रदेश में मौसम अभी लोगों को और सताने वाला है। कुछ दिनों से साफ चल रहे मौसम ने सोमवार को एक बार फिर से करवट बदली है।
मौसम विभाग के मुताबिक 22 से 23 फरवरी को मध्यम ऊंचाई वाले जिलों मंडी, कांगड़ा, शिमला में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई है, जबकि 26 से 28 फरवरी तक प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में अच्छी बर्फबारी की भी संभावना है। प्रदेश में अभी तक सर्दी के मौसम में 58% कम बारिश और बर्फबारी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक मनमोहन सिंह ने बताया कि इसी सप्ताह प्रदेश में एक और पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से प्रदेश के मध्यम और ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश के साथ ओलावृष्टि और अच्छी बर्फबारी होने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ का असर 26 से 28 फरवरी के बीच ज्यादा होगा। 23 तारीख को 24 को भी थोड़ा वेदर जो है वो ख़राब रहेगा। जो मिड हिल्स वाले इलाके हैं या हाई हिल्स वाले इलाके हैं वहाँ पर ही कुछ एक जगह पे जो बारिश जहाँ अपने ऊपर के इलाकों में स्नोफॉल हो सकती है। जो मिड हिल्स वाले इलाके हैं जिसमें डिस्ट्रिक्ट मंडी, कांगड़ा, शिमला, सिरमौर और सोलन डिस्ट्रिक्ट है, इसमें थंडर के साथ लाइटनिंग भी हो सकती है और ओलावृष्टि होने की भी पॉसिबिलिटी है। ओलावृष्टि जो है वो जो 5वां दिन होगा, यानी कि जो 22 या 23 तारीख को जो है वो प्रोबेबिलिटी रहेगी ओलावृष्टि होने की भी। और उसके बाद जो अपने जो मंथ का एंड होगा, जैसे कि 26, 27, 28 तारीख को जो बारिश या स्नोफॉल की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा लग रही है, क्योंकि उस टाइम में जो WD है लग रहा है कि एक एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अप्रोच कर सकती है, जिसमें वेदर जो है वो थोड़ा ज़्यादा ख़राब हो सकता है। बिल्कुल जो 26, 27, 28 जैसे कि अभी तक जो कंडीशन बनी हुई है, अगर इसी तरीके से मेंटेन रहती हैं जो आपने, तो 26, 27, 28 को जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा रहेगी रेनफॉल और स्नोफॉल की। अभी जो टोटल है 58% जो पूरे हिमाचल प्रदेश में बारिश जो जहाँ स्नोफॉल है वो दोनों कम चल रहे हैं, और सभी डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें मतलब बारिश में और स्नोफॉल में कमी है। जो अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो लास्ट ईयर में जो पूरा जो सीजन था उसमें अच्छी थी बारिश और स्नोफॉल दोनों, लेकिन इस बार जो जनवरी का महीना भी था उसमें भी जो बारिश की कमी रही थी। दिसंबर महीना ठीक था। तो अभी कुल मिला के देखें तो इस बार जो पिछले साल के मुकाबले कम नहीं, लेकिन जो 2002 था उसमें काफ़ी ज़्यादा बारिश कम थी। ऐसे पिछले अगर सालों का कुछ डाटा उठाएं तो ऐसे 2-4 साल बाद ऐसा ईयर आता है जब बारिश में काफ़ी कमी रहती है। हाँ, इस बार जैसे स्नोफॉल है वो थोड़ा कम रही कंपैरेटिवली, लेकिन 2-3 स्पेल जो है दिसंबर में भी इस बार अर्ली स्नोफॉल भी हो गया था ऊपर के इलाकों में, खास करके जो डिस्ट्रिक्ट शिमला के ऊपर के इलाके हैं जहाँ पे जो एप्पल बेल्ट मेन है, और साथ में इधर कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का इलाका भी है। प्रदेश में इस बार बर्फबारी और बारिश कम होने से बागवान चिंता में है। ऐसे में अगर फरवरी के अंत में अच्छी बर्फबारी होती है तो इसका सीधा फायदा बागवानों को हो सकता है। साथ ही वीकेंड के चलते पर्यटक भी बर्फबारी देखने के लिए हिमाचल का रुख कर सकते हैं। हालांकि सेब के लिए जरूरी चिलिंग आवर के पूरा होने की मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने उम्मीद जताई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बाकी तमाम खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए द रीप टाइम्स।